हैप्पी मैरिज और अनहैप्पी मैरिज के क्या साइंस हैं, इनको आप नोट कीजिए अपनी डायरी में। तो चौथे हाउस को देख लो, नवमांश के 4th हाउस को देखेंगे। नवमांश के 4th हाउस को, ठीक है। अगर वो शुभ है तो आपके शुभता शुभता है, खुशी है। अब वो कब आएगी, कहाँ से आएगी, अब मैं थोड़ा थोड़ा जरा टच कर देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन ही होता है या पहली तो डाइवोर्स हो गई मेरी, दूसरा शादी कैसे रहेगी। एग्जैक्टली, क्या दूसरे से सेपरेशन होगा, क्या लिखी ही नहीं है शादी। हाँ, ये सारे सवाल आते हैं। अगर लग्नेश किसी स्पेशल स्थिति में है तो उसके कई रिलेशन हो सकते हैं। स्पेशल स्थिति सर मतलब? अब आपकी शादी, कहते हैं भाई जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ होगा, गोचर होगा, शादी हो जाएगी। यार वो तो तुम्हारी 12 साल में भी हो गई थी वो गोचर, 24 साल में भी हो गई वही गोचर दोबारा, 5-5 दफे हो गई, शादी हुई क्या? नहीं। अब जैमिनी ज्योतिष वाले करते हैं, दारा कारक जब पे गोचर होगा, दारा कारक आ गया, उसकी दशा आ गई, शादी हो गई। मैं यार, मेरी तो हर दशा में दारा कारक का एस्पेक्ट आता है, हर 4 दशा में। तो हाल ही मेरी तो 5, 6, 10 4 दशाएं गुजर चुकी, 11, मेरी तो एक ही शादी हुई। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, मैरिज एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। अपनी मैरिज के लिए एडवाइस लेना, कब मेरा विवाह होगा, कैसा होगा, ये बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच किया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड लव्ड एस्ट्रोलॉजर से मैं बात कर रही हूँ मैरिज के ऊपर ही। बहुत से स्टूडेंट्स इनके रहे हैं, बहुत से लोगों ने ज्योतिष इनसे सीखा है और आज मैं इन्हीं के साथ एक मास्टर क्लास आपको मैरिज पर देने वाली हूँ कि क्या आपकी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है, शादी कब होगी, लेट मैरिज, अर्ली मैरिज, नो मैरिज, शादी कैसी होगी, कैसा आपका जीवन होगा विवाह के बाद। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर आया और उनका भाग्योदय हो गया, क्या आपकी कुंडली में भी वो योग है। सेपरेशन और डिवोर्स के अगर योग हैं, उन पर भी बात की है। डेथ ऑफ स्पाउस, आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट आज मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हमें इसको जानना भी चाहिए। तो एक कंप्लीट मास्टर क्लास है ऑन रूल्स ऑफ मैरिज। शादी के सारे रूल्स आज हम इस मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जानना है आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, डू नॉट मिस दिस पॉडकास्ट और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज आई अश्योर यू कि ऐसी मास्टर क्लास इतनी डिटेल्ड आपको किसी और पॉडकास्ट में, किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सभी के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। आपने अभी तक उन्हें गेस कर ही लिया होगा। आई वुड लाइक टू वेलकम वीपी गोयल जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। आज हम शादी करवाएंगे लोगों की आपके साथ मिलके। करवाएंगे नहीं, उन्हें बताएंगे जी, ठीक है। यस। अगर सबकी शादी करवाने लग जाऊं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यस। देखो, ऐसा है, कोई भी ये जो टॉपिक है ये लोगों के पर्सनल लाइफ को रिलेट करते हैं। उसमें मैं 4 चीज़ें, एक फॉर्मूला बोलता हूँ, ECMC। ECMC, ओके। ई का मतलब एजुकेशन, पहले भाई पढ़ाई कैसे होगी। EC कैरियर, सीज कैरियर, यस। नौकरी लग गई, क्या काम करूँ, ये हो, वहाँ सेटल हो गए तो कहते हैं M, ECM मैरिज। अब मैरिज कैसी होगी, क्या होगा। ECMC जो लास्ट का C है वो चिल्ड्रन। तो सारी दुनिया इसी में रिवॉल्व करती है, इसी के इर्द गिर्द, यही बड़े लाइफ के ठीक थीम्स हैं। यही सबके एम रहते हैं भाई, यही जानने के। तो इसमें आज हम मैरिज पे बात कर रहे हैं। अब मैरिज में भी बहुत से टॉपिक हैं। अब जो टाइमिंग वगैरह का टॉपिक होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव और अच्छी तरह देखने में नहीं आता, या कोई
ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। मेरे पास है पोंगा पंडित भी जो जैसे करते हैं, पर काफ़ी सही आ जाता है उससे भी। वो एक शॉर्ट मेथड हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि भाई मैरिज लिखी भी है या नहीं। हाँ, कि प्रॉमिस है या नहीं आपकी कुंडली में। मैं तो कहूँगा अगर नहीं लिखी है, यू आर लकी। ऐसा क्यों? अच्छी भी तो होती है शादी। हाँ वही ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। बहुत से तो कहते हैं भाई ना हो तो अच्छा है। अभी जैसे सारे जितनी ये वर्क कुंडलियां हैं जी, उनमें अप्लाई करने का प्रिंसिपल सेम है। मैरिज के लिए हम जन्म कुंडली तो है, खैर मास्टर कुंडली है। मैरिज के लिए हम नवांश को देखते हैं। यस। तो नवांश मैरिज के लिए भी होता है, आपके धर्म के लिए भी होता है। धर्म मीन्स ड्यूटीज। ये जो हम घंटी बजाते हैं, जिस में जन्म लिया है वो आपका रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो धर्म का पालन है। हिंदू अपने स्टाइल से करता है। तो ये, और इसको नवांश को शाश्वत चार्ट भी बोला गया है। शाश्वत चार्ट, ओके। कि अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फ्रूट ऑफ द हर एक, है नहीं। तो उस पे बात ना करके हम सिर्फ मैरिज पे बात करेंगे, उसको एज मैरिज चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा वर्क चार्ट देखने का प्रिंसिपल सेम है, चाहे वो D9 हो, D7 हो, D10 हो, जो भी हो। अभी हमने एक पॉडकास्ट में D7 के लिए भी, संतान के लिए भी यस, बताया, तो वो ही रूल हम नवांश पे लगा देंगे। ओके। तो इसमें सबसे पहले होता है, क्या मेरी विवाह की इच्छा है। अब किसी को भी देखने के लिए भाव होता है, हाउस और हाउस लॉर्ड और कारक। जी, तो हाउस लॉर्ड से हम बात करेंगे यहाँ। कारक की वो देखेंगे हैप्पीनेस है या नहीं है, सुंदरता है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम भाव पे आते हैं, लगन पे। नवांश की लगन हमें विवाह की इच्छा दिखाता है, ओके। लग्न ऑफ द नवांश को आप चेक कीजिए, ठीक है। अगर वहां शुभ संबंध है तो आपको विवाह की इच्छा है, ठीक है। इसमें चाहे शनि या मंगल या सूर्य नवांश का लग्नेश है, ओके, और वो वहीं बैठा है या उसको दृष्ट कर रहा है, तो वो शुभ है, उसको पापी नहीं मानना है, क्योंकि वो लग्नेश है। हाँ, क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इच्छा देखेंगे, ठीक है। अब विवाह की इच्छा है। अब जो मकान मालिक है, लग्नेश है, वो इच्छा को पूरी करने वाला होता है कि मैं अपने मकान को कैसे देखूंगा, है नहीं, जी, उसे सजाऊंगा नहीं सजाऊंगा, या उसको निगलेक्ट करूंगा, वो मकान मालिक पे है। बिल्कुल। तो अगर मकान मालिक भी शुभ संबंध में है, लगन तो शुभ संबंध में है, तो इच्छा है, मकान मालिक भी शुभ संबंध में है, तो तुरंत आपकी शादी जल्दी करा देगा, और बगैर किसी एफर्ट के, बगैर कोई ज्यादा परेशानी हुए आपकी शादी हो जाएगी। अब अगर मान लो नवांश की लगन शुभ है, शुभ संबंध है उसके साथ, शुभ ग्रह देख रहे हैं, और जो नवांशेष है वो सपोर्टिव नहीं है। कैसे नहीं है? कि वो पाप ग्रहों के साथ है, कोई शुभ संबंध नहीं है, वो सारे गलत काम कर रहा है। उसे घर की इच्छा ही नहीं है मेरी कि मैं घर को अपने ठीक रखूं, ठीक है। तो वो क्या होगा, विवाह में डिले हो जाएगा। आपकी इच्छा तो बहुत है पर विवाह को दे नहीं रहा, वो तो काम ही नहीं कर रहा यार, ठीक है। अगर जरा सा भी शुभ संबंध आ गया
तो वो थोड़ा डिले दे देगा। कोई शुभ संबंध नहीं है दूर दूर तक, या बहुत वो आएगा तो लॉन्ग डिले हो गया। और अगर ज़्यादा ही बर्बाद हो गया है और ख़राब ग्रह हो गए तो वो नो मैरिज दे देगा, शादी ही नहीं कर पाएगा। अब इसके विपरीत आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि लगन में सिर्फ पाप संबंध है, आपकी शादी की इच्छा नहीं है, ठीक है। और जो लग्नेश है उसका शुभ संबंध है, वो अच्छे ग्रहों के साथ है। तो मकान मालिक क्या कहता है, मैं अपने घर की इच्छा पूरी कर दूं, वो तो अब अड़ंगा नहीं लगा रहा। आपकी इच्छा है मैं मैरिज ना करूं तो शादी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो वैसे है वो कहेंगे यार इसका लग्नेश तो बहुत अच्छा था, नवांश का जो स्वामी उच्च का था शुक्र है, ठीक है, और उसने भी शादी नहीं दी। भाई इच्छा नहीं थी ना। यस, मकान मालिक ही खुश नहीं था। ठीक है। अब पाप ग्रह सिर्फ वहां बैठा है और नवांश का जो मालिक है लग्नेश है वो अशुभ के साथ है, पाप ग्रहों के साथ है, उसे परवाह ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा, उसके अगेंस्ट जा रहा है ना। आपकी इच्छा तो नहीं है शादी की, पर शादी हो गई। नेगेटिव नेगेटिव, यस, कि आपकी इच्छा नहीं थी बट वो आपके अगेंस्ट। अब वो जिंदगी भर रोता रहे, मेरी तो इच्छा नहीं थी, माँ बाप ने पकड़ के मेरी शादी करा दी, मैं दुखी हो गई। मैं तो बना ही नहीं था। हो सकता है सुखी भी हो जाए, ये कहे भाई मेरी तो इच्छा नहीं थी पर करा दी, पर अब ठीक है। यस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको आ गया जी। अब सुखी है या दुखी है। हाँ, हैप्पी मैरिज और अनहैप्पी मैरिज के क्या साइंस हैं, इनको आप नोट कीजिए अपनी डायरी में। यस। अब हैप्पीनेस क्या है, कौन सा हाउस होता है, फोर्थ हाउस। तो चौथे हाउस को देख लो, नवमांश के फोर्थ हाउस को देखेंगे, नवमांश के फोर्थ हाउस को, ठीक है। अगर वो शुभ है तो आपके शुभता है, खुशी है। अब वो कब आएगी, कहाँ से आएगी, अब मैं थोड़ा थोड़ा जरा टच कर देता हूँ कि नवांश का दूसरा भाव वो आपका मैरिज का पहला एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज। अच्छा, मैं इसको सुहागरात नहीं बोल रहा, ओके। फर्स्ट कन्फ्रंटेशन दोनों की आपस में किस तरह से होती है बात, क्या वो अच्छा अनुभव होगा या खराब अनुभव होगा। जरूरी नहीं कि वहीं से टूट जाए। अच्छा, उसमें दो फैक्टर अब आएंगे, फिर से वही भाव भावेश। मान लीजिए नवांश के दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं हुआ। अभी बात करने का शादी के बाद का, शादी से पहले के रेस्टोरेंट में या जो आपने डिनर करी है वो नहीं बोल रहा, वो नहीं काउंट कर रहे हैं। शादी के बाद का एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो पहले तो वहां देख लिया भाई साहब राहु बैठे हुए दूसरे घर में नवांश में, तो पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं हुआ। परंतु जो दूसरे भाव का स्वामी है वो अच्छा ग्रह है, ज्यादा तकलीफ में नहीं है, तो वो ठीक हो जाएगा। मालिक है ना, ठीक करा देगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा भाव देख लो। तीसरा भाव क्या होता है, ये आपके क्या कहते हैं, करेज का, मैरिज में करेज का, विघन पड़ने का, मैरिज के कार्य में विघन पड़ने का। क्योंकि कार्य, मैरिज का कार्य, किसी भी डिजिटल चार्ट का जो कार्येश है वो दशम भाव है, दशमेश है। जी। तो तीसरा दशम से छठा हो गया। यस। ठीक, वो विघन बाधा हो गई। यस।
शादी के काम में विघ्न पड़ गया। शत्रु। मैंने कईयों को देख के बताया है कि तीसरे भाव पे अगर पाप संबंध आ रहा हो, खास तौर से शनि का, तो शादी से पहले कुछ विघ्न पड़ता है। ठीक है ना? तो ये 2 3 4 हो गए। अब मान लो आगे चलते हैं। अब मान लो 7वां भाव है। 7वां भाव आपका मैरिज है। जो रूल हमने लगन पे लगाए थे वो रूल हम 7वें पे भी लगाए। 7वां भाव शुभ है तो मेरी मैरिज शुभ है, मेरी इच्छा है ये शुभ हो। ठीक है? और अगर सप्तमेश शुभ है तो मैरिज कभी टूटेगी नहीं, ओके, चलती रहेगी। 7वें भाव पे पाप संबंध है तो हस्बैंड वाइफ के आस पड़ोस वालों को सिनेमा की टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। They see the drama. है नहीं? वो सड़क पे भी ड्रामा कर सकते हैं। अच्छी मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, तो पिक्चर वहीं बन जाती है। इसके बावजूद अगर जो सप्तमेश है वो अच्छा ग्रह है, शुभ के साथ है, चाहे शनि है, परंतु उसका संबंध शुभ ग्रहों के साथ आ रहा है, शादी टूटेगी नहीं, चाहे कितना ही ड्रामा करते रहे। ओके, तो यहां से ये मत लेना कि डाइवोर्स है, 7वां भाव खराब है। सप्तमेश डिसाइड करेगा मैं डाइवोर्स लूंगा या नहीं। ओके, चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, सप्तमेश जो उस घर को रूल कर रहा है वो डिसाइड करेगा। जी, ठीक है? अगर सप्तमेश बिगड़ा हुआ है, 7वां भाव बहुत बढ़िया है, शुभ बैठा हुआ है, शुभ के साथ संबंध है, तो लोग देख के कहेंगे भाई बहुत बढ़िया मैरिज है इसकी। पर जो सप्तमेश है वो नशेड़ी है। ठीक है? तुम कितना ही करते रहो वो अलग होके रहेगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं इसके और संबंध 7th के। अब 7th हाउस जो है वो आपकी मैरिज, आपकी पत्नी है, पति है, पति या पत्नी जो भी है, उससे 4था भाव 10th। तो लड़कियों के विवाह में 10वां भाव जो है वो सासू माँ है। यस, उसकी मदर, पार्टनर की मदर, या वो सासू माँ है। चेक कीजिए अपनी सासू माँ। ठीक है? यस, तो वहां देख लो, अगर वहां भाई साहब मंगल शनि बैठे हुए, सूर्य बैठे हुए हैं, दमदार है, रॉब, तो वहां से आपको और ज्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि वो ही 4थे भाव को भी दृष्ट करेंगे। एग्जैक्टली, आपकी मैरिज का सुख भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसीलिए तो बनती नहीं ना माँ बहू और सास की। राइट, भगवान को ज्योतिष थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी। हाँ, है नहीं? 10th 4th को नहीं देखता तो थोड़ा बच जाते ना। तो ये झंझट बच जाते। फिर होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, मैरिज के कर्तव्य। अब 9th हाउस आप बोलो धर्म का हाउस है, भाग्य का है। तो मैरिज का धर्म, धर्म क्या है? वो कर्तव्य है। मैं उसको धर्म को धर्म नहीं बोलता, मैं कर्तव्य बोलता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। क्या मैं मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूं या नहीं करता हूं? यहीं से तो टूटती है मैरिज। यस, तो हम यहाँ पे 7 से 9th देखेंगे सर। 9th हाउस बोला मैंने। अच्छा, 9th हाउस को ही देखेंगे, नवांश के। ठीक है, कर्तव्य है आपके, जिसका नवांश है, क्या मैं उन कर्तव्यों को पूरा करता हूं? तो वहां से मेन सोर्स आता है डाइवोर्स का। और जो कर्तव्यों की हानि होती है वो 8वां भाव है, 9th से 12th। यस, तो इसलिए जब भी 8म भाव का स्वामी 7म भाव भावेश को तंग कर रहा हो, दृष्टि दे रहा हो, बैठा हो, तो भाई साहब एक दफे तो सेपरेशन जरूर होगी। ये आपके कई क्वेश्चन हो गए आंसर अभी तक। एग्जैक्टली, हमने 8th हाउस तक, 9th हाउस तक हम पहुंच गए हैं।
नहीं 10वां भी हाँ, पहुंच 10th भी चुके हमने हैं, कवर कर लिया, सासू माँ, यस। ठीक है। तो ये सब आपके, तो 8th हाउस आपकी विवाह की आयु भी है, ओके, लॉन्जिविटी ऑफ द जिसकी मैरिज। कुंडली है उसकी विवाह की आयु। अब मैं पहले जाऊंगा या मेरा पार्टनर पहले जाएगा? तो 8वां जो है वो आयु का मतलब सुहाग, मेरे विवाह कब तक रहेगा। तो सुहाग सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष का भी सुहाग क्या है। यस, वे सब कहते हैं सुहागवती हो, हाँ, हैं? पुरुष को कोई नहीं बोलता कि सुहागवान हो, स्त्रियों के दूसरे विवाह को बुरा मानते हैं, राइट। इसलिए सुहागवती बोलते हैं। तो ये तो मनुष्य के लिए भी बोलना चाहिए ना, आदमी के लिए भी, कि सुहागन हो। तो 8वें भाव का ये बहुत बड़ा रोल है, आयु, विवाह की आयु। अब देखिए, अगर आपके विवाह की आयु लंबी है, आप पहले मरोगे। आपकी विवाह की आयु कब खत्म हो रही है? जब आप मर गए। पत्नी जिंदा है या पति जिंदा है, मेक सेंस, यस, है नहीं? तो अगर 8वां भाव आपका पीड़ित है, दुखी हो रहा है वो, और लॉर्ड भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप पहले मर जाओगे। आपकी डेथ पहले होगी अपने स्पाउस से। और अगर आपका सुहाग लंबा है, 8वें भाव लंबी आयु दिखा रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा? आपकी विवाह की आयु लंबी है, तो आप पहले मर जाओगे, विवाहित जाओगे ना। एग्जैक्टली, आपका सुहाग तो बचा ही रहेगा। जब मरोगे तो सुहागन मरोगे ना। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ सोचने की बात है यार, वांगा पंडित वाली बात नहीं कि 8th ने डाइवोर्स दे दिया। अगर वो शुभ है, हाँ, तो सुहाग रहेगा अंत तक, डाइवोर्स नहीं होने का। चाहे 2 शादियां हो जाए, सुहाग रहेगा, मतलब आप मैरिड, शादीशुदा रहोगे। हाँ, मैरिड आपकी मृत्यु होगी। जी, ठीक है जी। यस। अब इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, विवाह से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? हाँ सर, जैसा मैंने कहा था ना कि भाग्योदय होगा, कोई पार्टनर आया और जीवन में इतना कुछ आ गया। कोई किसी का भाग्योदय नहीं करता, सबका अपना भाग्य है। तो इसमें क्या होता है, 7th लॉर्ड इज आपका पार्टनर। वो अगर धन भाव में चला गया तो धन लेके आ रहा, दहेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो लड़के की कुंडली है, वो 11वें दूसरे में चला गया, तो शादी के बाद वहां दहेज मिल गया। लड़की की कुंडली है तो बाद में धनवान हो जाएगी, चाहे पहले ना हो। इन दोनों का कनेक्शन अब धन कैसे देखते हैं? 2nd भाव सबसे दूसरा और 11वां, उसका संबंध त्रिकोण के साथ, ठीक है, 159 के साथ, ठीक है। वैसे और भी है, 10th 11th का कॉम्बिनेशन, 5th का तो बता दिया खैर ट्राइन में। तो यहाँ से आप देख लो कि भाई साहब धन मिलेगा, बाद में क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से पूरे इसको नवांश की कुंडली को घुमा फिरा के करते रहो भाई साहब, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नज़ारे आते हैं। यस, काफ़ी कुछ एस्पेक्ट तो हमने कवर की। सर 11th और 12th हाउस के बारे में भी बात करते हैं। हमने 10th तक बात की, 11th और 12th हाउस 11th तो बताया ना, हाँ, अभी 11th धन का। हमने धन के लिए बताया, 12th बचा। 12th क्या है आप खुद देखो ना, मेरी कुंडली है, मेरा एक्सपेंडिचर, विदेश,
वो 12th है। विदेश का कनेक्शन, ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो विदेश का कनेक्शन हो जाएगा। विवाह मेरा विदेश से हो सकता है। अच्छा, या किसी फॉरेनर के साथ हो सकता है। फॉरेनर नहीं आता यहाँ से, ओके, ये विदेश है, दूसरी कंट्री आती है। ठीक है, ठीक है। फॉरेनर को क्या बोलते हैं हिंदू ज्योतिष में? अपनी जाति से बाहर। और उसमें जो राहु केतु हैं वो मलेच्छ माने गए हैं, शनि अछूत माना गया है, ठीक है। अब अगर सप्तमेश या लग्नेश के साथ आपका राहु केतु का संबंध आ जाए, शनि का संबंध आ जाए, तो आपकी मलेच्छ से शादी होगी। ओके, शनि राहु और केतु का संबंध अगर आ जाए। राहु केतु, केतु इज द मोस्ट सीरियस। अच्छा, वो वर्स्ट टाइप का मलेच्छ देता है। बहुत सी दफे हम क्या करते हैं, जेमिनी में इसका इजी मेथड है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक को देख लेते हैं कि दारा कारक का संबंध राहु केतु शनि से तो नहीं आ रहा। वो तुरंत इंडिकेट कर देता है, 12वें भाव तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से देख लिया, नहीं तो सटीक आपको 12वें से मिल जाएगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। अब बहुत से कहते हैं यार मेरी अफेयर तो चल रहा है 4 साल से, शादी होगी या नहीं होगी? शादी होगी तो कैसी होगी? अब कैसी होगी ये तो भाई तू नवांश से देख ले अपने आप। अफेयर चल रहा है तो अफेयर का हाउसेज होते हैं 5वां और 7वां, 5th एंड 7th। अब इसमें कई सिचुएशन आती है कि 5th एंड 7th का कनेक्शन जन्म कुंडली में ही आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है आपका अफेयर होगा। मतलब आप अपनी पसंद से विवाह करेंगे। अपनी पसंद से, अफेयर का मतलब वो हो गया। हाँ, कि आपने कोई पसंद किया। हाँ, फिर अफेयर भी हो सकता है जो मैरिज में ना हो कन्वर्ट। अच्छा, अफेयर हो गया। अगर पाप संबंध सिर्फ आ रहा है, कहां पर? इन दोनों लॉर्ड को ले लो, 5वां और 7वां, और नवांश में चले जाओ। 5th एंड 7th लॉर्ड ऑफ D1 और उसे आप नवांश में चेक कीजिए। ठीक है, वहां अगर पाप संबंध आ रहा है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं, तो अफेयर ही रहेगा, शादी नहीं होगी। अब मैं जन्म कुंडली का देख रहा हूं, 5वां और 7वां जी, ये जन्म कुंडली में रिलेशन में नहीं है, और ये दोनों नवांश में रिलेशन में है, 5वां और 7वां। जी, तो भैया अफेयर तो नहीं था स्टार्टिंग में, अरेंज मैरिज हो गई, पर उस मैरिज के बाद प्यार ज्यादा बढ़ गया। वाह, स्वीट। तो वो दर्शा देता है कि अपने आप से तुमने अफेयर नहीं किया था, अरेंज मैरिज थी, परंतु मैरिज के बाद अफेयर हो गया। मतलब मैरिज के बाद बहुत अच्छा ब्यूटीफुल, मैरिज के बाद अफेयर हो गया। अच्छा, भाई अफेयर किसको कह रहे हो? लव अफेयर हो गया। पसंद हो गई आपकी। तो मैरिज के बाद मेरा लव अफेयर हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि नवांश के पंचमेश और सप्तमेश, इन दोनों को देखो। अब अल्टीमेट के लिए मैंने कहा ना नवांश शाश्वत चार्ट है, अल्टीमेट। अब नवांश के पंचमेश और सप्तमेश ये गलत बैठे हुए एक दूसरे से, पाप संबंध हो रहे हैं, तो अफेयर तो शुरू हुआ, परंतु वो अफेयर खटाई में पड़ जाएगा, खराब हो गया ना वो। यस, इवन मैरिज ब्रेक के चांस आ जाएंगे। ठीक है। इसमें और एक तकलीफ आती है क्या सर? कि मैरिज का 5वां और 6ठा, इन दोनों का संबंध आ जाए, 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड, दोनों का संबंध आ जाए,
तो कलेश हो गया ना शुरू, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये भी एक कारण होता है विवाह में खराबी आने का, है नहीं। अब बहुत से कहते हैं, अब आगे आप ही मत पूछ रहे, मैं खुद बता देता हूँ। अब ज्यादातर क्वेश्चन ही होता है यार पहली तो डाइवोर्स हो गई मेरी, दूसरा शादी कैसे रहेगी। एग्जैक्टली क्या दूसरे से सेपरेशन होगा, क्या लिखी ही नहीं है शादी। हाँ, ये सारे सवाल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी एक से ज्यादा शादी या अफेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तभी तो मैं पूछूंगा दूसरी शादी का। अगर एक ही लिखी है तो भैया ठीक है, जो किस्मत पे। मैं भी चाहता हूँ कि 5-6 शादी हो जाए, बड़े बड़े राजा लोग थे, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं लगन को, लग्नेश को, वो कारक है भाई नवांश का। yes. अगर लग्नेश किसी स्पेशल स्थिति में है तो उसके कई रिलेशन हो सकते हैं। स्पेशल स्थिति सर मतलब? स्पेशल स्थिति उच्च का है नवांश में, ओके। लग्नेश स्व राशि का है, नीच राशि का है, केवल शुभ से संबंध है, स्पेशल हो गया ना बिल्कुल, ठीक है। शुभ संबंध से शायद इतना नहीं होता हो। हाँ। उच्च का नीच का तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। स्व राशि का उच्च राशि, कम से कम 2 तो अफेयर होंगे ही होंगे शादी के बाद, पहले या बाद में 2 होंगे भैया। एक अफेयर हो गया, एक शादी हो गई। अच्छा। एक शादी हो गई, ब्रेक हो गई, दूसरी शादी हो गई, 2 होंगे मिनिमम, अफेयर या शादी। ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ से देख लिया। और क्या बताऊं सर? टाइमिंग ऑफ मैरिज पर भी बात कर लेते हैं कि लोगों को ना डाउट रहता है कब किस दशा में होगी, कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं सिंपल रूल देखिए, कोई भी एक्टिविटी जब होती है, जब वो भाव भावेश एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नवांश की बात करूं या लगन की बात करूं तो सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, नवांश का लगन और सप्तम एक्टिवेट हो सकता है। इसका अच्छा तरीका, सिंपल तरीका, मेरी योगिनी दशा है या चर दशा है। तो सबसे पहले चर दशा में जो दशा चल रही है राशि, वहां से 7वां हाउस देख लो, ओके। 7th लॉर्ड देख लो, जो दशा चल रही है, क्या वो 7th लॉर्ड का कनेक्शन जन्म के 7th हाउस से, जन्म के 7th लॉर्ड से है या नहीं है, या दारा कारक से। तो उस दशा में शादी की संभावना है। तो वहां से आपको क्विक टिप मिल जाता है। दूसरा जो मैंने स्टैंडर्ड ज्योतिषियों को देखा है, मैं भी करता हूं अप्लाई, बहुत केसेस में तुरंत बता देते हैं लोग और काफी करेक्ट आता है। हाँ। उसका मतलब वो मेथड है केतु मेथड। केतु मेथड, ओके। ध्यान से सुन लो कैसे करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में केतु देखो कहाँ बैठा है, ठीक है। ठीक, और उसका राशि लॉर्ड कौन है, केतु का राशि लॉर्ड कौन है। अब उस राशि लॉर्ड को पकड़ लो। अब 12 साल तक तो कोई मैरिज होती नहीं, तो 13वें साल में वही राशि लॉर्ड वहीं आ जाता है। उसका ट्रांजिट 1-1 साल का करते हैं, घुमाते हैं उसको, जो उसका राशि लॉर्ड था। तो जब 1-1 साल में वो 7वें हाउस जो आपकी जन्म कुंडली का 7th हाउस या 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड को पकड़ो। जब वहां उसके ऊपर आएगा 1-1 साल गिनते हुए, उस साल में आपकी शादी हो जाएगी। ये केतु मेथड है। इंटरेस्टिंग। और ये इफेक्टिव भी है, काफी इफेक्टिव है। 100% नहीं कहूंगा,
इसमें कुछ ना कुछ और रिसर्च की जरूरत है। वो रिसर्च है, मान लो रेट्रोग्रेड है प्लेनेट, तो क्या होगा, अफ्लिक्टेड है क्या, तो उसकी है, पर सिंपल तरीके से लगाओ आ जाता है। तो ये बहुत ही ये पुराने पंडितों की तरकीब है, ये हमें भी पकड़ में आ गई कहीं से और हमने याद कर ली। वो मोस्टली एप्लीकेबल है नहीं जी। पर असली तो होता है कि दशा से देख करके फिर मैच कर लो। सर गोचर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, गोचर का आपके अनुसार क्या रोल है? भैया गोचर क्या है, किस स्टेज पे आता है वो? सबसे पहले प्रॉमिस है, क्या कुंडली प्रॉमिस कर रही है? अब कुंडली अगर शादी प्रॉमिस नहीं कर रही तो क्या गोचर करेगा? तो हर चौथे साल जुपिटर आ रहा है तुम्हारे साथ में आंसू में, मेक सेंस, कर ले गोचर। उसके बाद महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है, वहां तक जाओगे जब गोचर आता है। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी है, इसे फॉलो करना है। हाँ, कि भाई यहां तक आप पहुंचो जब गोचर बताएगा ना जी, मेक सेंस। हाँ, अब आपकी शादी कहते हैं भाई जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ होगा, गोचर होगा, शादी हो जाएगी। यार वो तो तुम्हारी 12 साल में भी हो गई थी वो गोचर, 24 साल में भी हो गई वही गोचर, दोबारा 5-5 दफे हो गई, शादी हुई क्या? नहीं। अब जैमिनी ज्योतिष वाले करते हैं, दारा कारक जब पे गोचर होगा, दारा कारक आ गया, उसकी दशा आ गई, शादी हो गई। मैं यार मेरी तो हर दशा में दारा कारक का एस्पेक्ट आता है, हर चर दशा में। हालांकि मेरी तो 5, 6, 10 चर दशाएं गुजर चुकी, 11, मेरी तो एक ही शादी हुई, 11 हुई नहीं। तो वो वहां से पूरा एक देखना पड़ता है सिस्टम। सिर्फ एक रूल नहीं, एक तो जनरल रूल होते हैं, फिर स्पेशल रूल होते हैं। तो जनरल रूल आप हमेशा नहीं लगा सकते, फिर स्पेशल लगाने पड़ते हैं। सर टू एंड दिस पॉडकास्ट, सिंस हमने दारा कारक की ही बात की, दारा कारक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा कहते हैं ना, जो भी प्लैनेट आपका दारा कारक है वैसा स्पाउस आपको मिलेगा जो उस प्लैनेट के ट्रेड्स हैं। आप कैसे देखते हैं? वैसा नहीं, दारा कारक के रिलेशन क्या है? ओके, अभी बताया ना, जैसे मलेच्छ, तो दारा कारक के कनेक्शन क्या है? ओके, अब मान लो दारा कारक के साथ आपका मंगल बैठा हुआ है, या दारा कारक खुद मंगल है और किसी और पाप ग्रह से दृष्ट है, शुभ से है तो ठीक है, चाहे मंगल है कोई भी है, पाप ग्रह से दृष्ट है, होगी ना दुखी। अब दारा कारक है, वो मंगल से दृष्ट है, अच्छी तरह डांट पीट के बात करेगी तुमसे, तो उसका संबंध क्या है? ओके, उस पे डिपेंड करता है, दारा कारक पे नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग सर, किसी दिन हम दारा कारक पे एक मास्टर क्लास और करेंगे, बट ना एक जरा सा आइटम है ये तो क्यों नहीं करनी? इस पे इतनी मास्टर क्लास नहीं हो सकती दारा कारक पे? चार्ट लेने पड़ेगे ना, कि दारा कारक आपके डेथ का भी है। अच्छा, इट इज ए मारक ऑल्सो। ओके, AMK आपका मारक है और दारा कारक मारक है कुंडली के, कर लो बात। तो फिर इन्हें इतना ग्लोरीफाई करके क्यों बताया जाता है सर? भैया दारा कारक 7th हाउस है का कारक है, 7th हाउस मारक हाउस नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है। फिर इंटरेस्टिंग। तो सर आज तो हमने पूरी मास्टर क्लास डिस्कस कर ली है, बहुत से मैरिज को लेकर जितने भी डाउट होते हैं, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। सो हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया। मैं जब भी आपके साथ बैठती हूँ, मैं एक लिसनर ज़्यादा होती हूँ, होस्ट कम होती हूँ। हमेशा मेरा यही इंटेंशन रहता है, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। और आप जब भी बताते हैं तो मैं बस मेरी कुंडली से मैच करती रहती हूँ। आई एम श्योर कि आप सबने भी किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ठीक है, थैंक यू।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आज के इस पॉडकास्ट से अपनी कुंडली में क्या क्या मैच किया। आई एम श्योर कि मैरिज एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है किसी भी व्यक्ति के जीवन की लाइफ का, और ये सभी क्वेश्चंस हम सभी के मन में होते हैं कि कुंडली में शादी का प्रॉमिस है या नहीं, कब होगी शादी, अच्छी होगी, किस समय होगी। और आज मैंने वीपी गोयल सर के साथ एक मास्टर क्लास, इतने अच्छे और अद्भुत रूल्स आपको दिए हैं, और आने वाले पॉडकास्ट में मैं उनके साथ ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करती रहूँगी। आप मुझे बताइए और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर आप चर्चा सुनना चाहेंगे। आई वुड कीप ब्रिंगिंग देम टू यू। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।